So, hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plan. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले कमिटमेंट किया था कि मैं अपने चैनल मनी प्लान पर बहुत ही जल्द शेयर्स की जो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस है उसका मैं जो सीरीज़ है वो चालू करने वाला हूँ। तो उस सीरीज़ की आज मैं आपके सामने फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ कि इस सीरीज़ में हम क्या कुछ पढ़ेंगे। इस सीरीज़ में जो मैं फाइनेंशियल फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की चालू करूँ स्टॉक को समझने की, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टॉक का डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा कंपनी क्या कुछ काम करती है। फिर हम कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियली या फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं। फिर हम समझेंगे कि कंपनी के जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, यानी जो का प्राइस चार्ट है, प्राइस एंड वॉल्यूम कैसा है, इस कंपनी का क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, एंड मेरे अकॉर्डिंग कंपनी का क्या टारगेट प्राइस रहना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सभी का रहेगा कि आप सब जो व्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इस कंपनी में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये सब आपकी चॉइस रहेगी। मैं सिर्फ अपनी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वाली सीरीज में कंपनी के फाइनेंशियल से बात करूंगा एंड कंपनी की जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसके बारे में बात करूंगा। ये तो हो गया मेरा ओवरव्यू मेरी सीरीज को। सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो है तो चलिए उसको चालू करते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एसीसी लिमिटेड, यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड। आपने इस कंपनी का नाम तो मार्केट में सुना ही होगा, ये एक सीमेंट कंपनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इस वीडियो में एसीसी लिमिटेड के फंडामेंटल्स के बारे में एंड ये कंपनी क्या कुछ काम करती है। एसीसी लिमिटेड यानी कि इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड। ये एक इंडियन सीमेंट प्रोड्यूसर है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये सब्सिडरी है अंबुजा सीमेंट्स की, जो कि अडानी ग्रुप का ही पार्ट है। अभी कुछ टाइम पहले अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी को एक्वायर किया था। तो ये 1 सितंबर 2006 में एसोसिएटेड कंपनी लिमिटेड यानी फुल फॉर्म जो थी इसकी, उसका नेम बदलकर एसीसी सीमेंट कर दिया गया, ठीक है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी महाराष्ट्र में, मुंबई में ऑन 1 अगस्त 1936। अब हम समझते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर। मैंने यहाँ पे आपके लिए टोटल 5 या 6 टाइप के पैरामीटर रखे हैं जिसके बेस पे हम कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं या कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज है उसको समझेंगे। पहले हम समझेंगे इस कंपनी के मार्केट कैप को। अभी मैं 21 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस डेट पर ये सभी रेशियोज या फंडामेंटल्स है। फ्यूचर में इसके फंडामेंटल रिवाइज भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंग अपडेट रहिएगा कि करंट फंडामेंटल इस कंपनी के क्या चल रहे हैं। इस कंपनी का जो करंट आपका भी मार्केट कैप चल रहा है वो चल रहा है आपका 46,626 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का जो करंट रेशियो है अभी वो है आपका 1.60। करंट रेशियो क्या होता है आपका कि करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज, मतलब कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को कितना फुलफिल कर सकती हैं अपनी करंट रेशियो से, करंट एसेट से। तो जैसे मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ स्टॉक्स की, तो मेरे अकॉर्डिंग करंट रेशियो जो है आपका मिनिमम 1:1 का होना चाहिए। उससे कम का करंट रेशियो होगा तो थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। तो एक जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है 1:1 की होनी चाहिए। तो उस कंपनी की 1.6 है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड हमारा है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी का है 0.02। तो कहीं काफ़ी अच्छा डेट इक्विटी रेशियो है, मतलब इस कंपनी में आपका जो है डेट काफ़ी कम है, इक्विटी आपकी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक टाइप समझे तो अगर 2 रुपीज़ का डेट है इसमें, तो उसमें 100 रुपीज़ की इक्विटी है, ठीक है। एंड मेरे अकॉर्डिंग डेट इक्विटी रेशियो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 2:1 का होना चाहिए। मगर आपका 2 रुपीज़ का डेट है तो आपका 1 रुपये का इक्विटी, ये मैक्सिमम लिमिट होती है। इसके ज़्यादा अगर जाता है तो कोई ना कोई नेगेटिव होगा। डेट इक्विटी रेशियो 0 हो या कम हो, वो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन कंसिडर किया जाता है। थर्ड पैरामीटर है इसका पायट-रोस्की स्कोर। पायट-रोस्की स्कोर क्या होता है, कंपनी की जो फाइनेंशियल की स्ट्रेंथ होती है कि फाइनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसको डिपिक्ट करके देता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पायट-रोस्की स्कोर के बारे में बताना चाहूँ तो पायट-रोस्की स्कोर जो है 7 एंड अबव एक ट्रेंड है कि अच्छा कंसिडर किया जाता है एंड हाईएस्ट लेवल इसका 9 का होता है। पायट-रोस्की स्कोर जो है बिलो 3 या बिलो 3 एक बेकार साइन कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब फर्म की फाइनेंशियल गुड नहीं है, वीक है, करने के फाइनेंशियल में दिक्कत है। एंड टोटल इसमें 5 पैरामीटर है जिसकी बेस पे पायट-रोस्की स्कोर को निकाला जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, लीवरेज,
सोर्स ऑफ फंड्स एंड ओनरशिप। ये टोटल 5 पैरामीटर्स के बेस पे आपका पायर-ट्रोस्की स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। तो इस केस में हमारा ACC का पायर-ट्रोस्की स्कोर 8 है, यानी 7 से अबव, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जा सकता है। फिर आता है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हो गया कि कंपनी की जो है सेल्स कितनी है। फिलहाल तो रेवेन्यू इसका -10% है। रेवेन्यू आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गई, कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितनी वो सेल्स कर रही है। तो फिलहाल तो भी नेगेटिव में है, अभी ये -10% है। तो मेरे अकॉर्डिंग रेवेन्यू कम से कम आपका पॉजिटिव 10% होना चाहिए। अभी नेगेटिव में तो कहीं ना कहीं एक ये डाउन साइड कंसिडर किया जा सकता है। फिर आता है आपका ROCE, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपका होता है आपका इसमें EBRT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। मतलब आप जो है कितना रिटर्न निकाल पा रहे हैं, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल पा रहे हैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो कम से कम ये रेशियो का 15% का होना चाहिए। इस केस में ये रेशियो हमारा 17.3% का है, तो ये रेशियो भी आपका इसमें अच्छा कंसीडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने पैरामीटर रखा है इसमें पैग रेशियो का। पैग रेशियो आपका होता है प्राइस अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो। मतलब आपके ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपका प्राइस अर्निंग कितना है, वो चीज़ ये रेशियो डिपिक्ट करके देती है। तो पैग रेशियो हमको ये इंडिकेट करके देता है कि कंपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसका जो प्राइस और अर्निंग्स है वो किस लेवल पे चल रहे हैं, मतलब वो उसके जस्टिफाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे उसकी ग्रोथ को। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो पैग रेशियो होना चाहिए वो अगर आपका लेस देन 1 है तो कंपनी आपकी अंडर वैल्यू है। पैग रेशियो अगर मोर देन 1 है तो कंपनी आपकी ओवर वैल्यू है। इस केस में हमारा पैग रेशियो अभी करेंटली 3.07 है, तो कंपनी कहीं ना कहीं अभी ओवर वैल्यूड स्टेज पर है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ इसमें पॉइंट्स रखे इसके फाइनेंशियल्स को लेकर, फंडामेंटल्स को लेकर। अब मैं आपको एक बार जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है मैं आपको एक बार वहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है गाइज, तो मैं आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पे ले चलता हूँ एंड उस पर जाके हम जो ACC के फाइनेंशियल्स है, लाइक इसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो कुछ डेटा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल इसमें अगर ओपन करूँ, मनी कंट्रोल ओपन करने के बाद इसमें हम ACC में जाते हैं। ACC आ गया। ACC के बाद इसकी जो फाइनेंशियल्स है हम फाइनेंशियल्स पे जाते हैं। फाइनेंशियल्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, ऐड आ गई थी। तो हम फाइनेंशियल पे तो जाएंगे बैलेंस शीट और जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड। हम जो कंसोलिडेटेड फिगर्स है उस पर जाएंगे, बोथ इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, कि इसकी जो सेल्स है वो कितनी रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि सेल्स इसकी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम देखिए अगर 2019 में सेल्स थी इसकी 15,343, फिर लॉकडाउन आया तो थोड़ी सेल कम हो गई 13,486, फिर 21 में 15,814, फिर मार्च 23 में इसकी आ गई 21,676, अभी मार्च 24 में इसकी सेल आई 19958। तो मतलब थोड़ी बहुत तो सेल बढ़ी है इसकी, बट अभी इस साल में थोड़ी सेल्स की कम हो गई, तो सेल कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे है, बट कोई बात नहीं, इतनी नेगेटिव भी नहीं है। तो एक हमने इसमें जो सेल्स का पैरामीटर है वो चेक कर लिया हमने बैलेंस शीट में। दूसरा बैलेंस शीट में हम अगर इसका देखना चाहें तो हमें देखना है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ठीक है, ये चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय। ठीक है, तो आप देखिए कि 2019 में प्रॉफिट था इसका 1363 का, फिर 1421, 1851, फिर प्रॉफिट इसका एक साथ ही कम हो गया। आई थिंक यहाँ पे इसका जो मर्जर है, एमैलगमेशन होता वो हुआ था, उसके वजह से इतना कम हो गया ये। बाकी फिर प्रॉफिट इसका इंक्रीज हो गया है, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो प्रॉफिट जो है इसका इंक्रीजिंग साइड पे ही है। तो ये कंपनी के लिए गुड इंडिकेशन है कि इसका ईयर बाय ईयर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो इसका इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको उसमें एक और डेटा दिखाना चाहूँ, जो कि डेटा आता है हमारा EBIT का, EBIT की फिगर्स हमें निकालनी है अगर, तो हम इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लेंगे एंड उसमें जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसको हम ऐड कर देंगे इसमें।
आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने आपको ईयर बाय ईयर इसमें जो उसका जो EBIT की फिगर्स है वो आपको निकाल के दे दी है। मैंने EBITDA की फिगर्स दी है, मैंने आपको उसमें जो EBITDA की फिगर्स है वो मैं दे दी है। स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होके आ रही है वो सब चीज़ें, ठीक है। तो EBITDA भी देखा है तो इसका ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो, तो ये भी कंपनी का गुड साइन है। तो चलिए बैलेंस शीट की फिगर्स तो कंपनी की अच्छी है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बार जो उसकी P&L की फिगर्स है उसको देख लेते हैं। हमारा इसमें पहला क्राइटेरिया रहेगा कि हमारे रिजर्व्स जो है बढ़ने चाहिए एंड शेयर कैपिटल कम होने चाहिए, क्योंकि एज पर फंडामेंटल एनालिसिस लो कैपिटल एंड हाई रिजर्व इज गुड फॉर द कंपनी फाइनेंशियल्स, ठीक है। अगर हम हर साल इसका इक्विटी कैपिटल देखें तो हर साल 187.99 ही आ रहा है, एंड जबकि इसके टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो हर साल इंक्रीज ही हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 11355, 12511, 14120, 13950, 16141। तो ये कंपनी के लिए गुड साइन ही है कि हर साल इसके जो रिजर्व्स है इंक्रीज हो रहे हैं। सो लो कैपिटल एंड हाई रिजर्व्स इज गुड फॉर द कंपनी। एक हमारा पैरामीटर तो हो गया इसमें ये। अगर दूसरा पैरामीटर एक बार देखना चाहें हम, तो हम इसमें जो इसकी डेट इक्विटी रेशियो देख सकते हैं टाइप से। डेट इक्विटी रेशियो मतलब आएगा लायबिलिटी और इक्विटी शेयर होल्डर फंड देख लेते हैं वो कैसे हो रहे हैं हमारे। तो आप देखिए हमारी डेट की फिगर्स कम है इसमें 890, 693, 720, 760, 955, एंड जबकि जो हमारा टोटल शेयर होल्डर फंड है वो ज़्यादा है। तो इसका जो रेशियो है वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैं डेट इक्विटी रेशियो आपके सामने निकाल के दिखा रखा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी कंपनी गुड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर लास्ट पॉइंट हम इसमें एक कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ का अगर हम लेके चले तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की क्या बताता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी में एक वो फिगर होती है, वो लायबिलिटी मतलब जिसका आउटकम फ्यूचर में अनसर्टेन है, हमें ये भी नहीं पता कि वो लायबिलिटी फ्यूचर में हमारी इनकर होगी या नहीं होगी। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारी इनकर होती है, ठीक है, एंड अगर उसके हम श्योर है कि वो लायबिलिटी हो सकती है, उसको मेजर कर पा रहे हैं, तो उसका अमाउंट जो है फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो कंपनी शुरू से अपनी जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ है 19 से 20, 21 सब ईयर्स में जो रिकॉर्ड करती हुई आ रही थी, बट अभी 2024 की जो फाइनेंशियल्स फाइल करी है कंपनी ने, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ में 0 इसमें रिकॉर्ड करी है। तो ये एक पॉजिटिव सिंबल है कि कंपनी ने कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ कंपनी की नहीं है अभी, ठीक है। सो गाइज यही था अभी ACC के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जो फाइनेंशियल रेशियोज हमने थोड़े वो समझे, एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ फिगर्स है वो भी हमने समझ लिया है इसमें ACC के लिए। तो गाइस आप बताइए कि आपको जो वीडियो है ये ACC की जिसमें हमने फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया कंपनी को कैसी लगी। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।